Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Rafiz Ajmal, subject specialist biology. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Enzymes. The topics of today's lecture are: first of all, we discuss about characteristics of enzymes, then uses of enzymes, and last topic is the factors affecting the rate of enzyme action. Learning objectives. By the end of lesson, you will be able to learn about characteristics of enzymes, about uses of enzymes, and also about factors affecting the rate of enzyme action. Characteristics of enzymes. In 1878, a German physiologist Wilhelm Kuhn first used the term enzyme. 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विनहेलम कुहन, उसने फर्स्ट टाइम जो एंजाइम की टर्म को यूज किया था. नेचर. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स. जितने भी एंजाइम हैं वो मोस्टली क्या है, प्रोटीन इन नेचर हैं. और प्रोटीन्स किन से मिलकर बनी होती हैं, अमाइनो एसिड से. ठीक है, यानी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या सब यूनिट हैं किसके, प्रोटीन्स के. तो जब ये अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं तो ये एंजाइम की ग्लोबुलर सिमेट्री को फॉर्म करते हैं. सेकेंड है इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस. As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reactions they catalyzed. जो एंजाइम है कैटालिस्ट के तौर पे वर्क करते हैं किसी भी रिएक्शन में, और कैटालिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना. तो जिन रिएक्शन में एंजाइम यूज होंगे उन रिएक्शंस का जो रेट है वो मिलियंस टाइम फास्टर होगा, जबकि इसके बरक्स जिन रिएक्शंस में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे वो स्लो इन नेचर होंगे. और सेकंड है कि जिस तरह कैटलिस्ट की क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट या रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता, इसी तरह जो एंजाइम है उनकी भी ये क्वालिटी होती है कि वो फाइनल प्रोडक्ट में अपने आप को इस्तेमाल नहीं करते. सिर्फ उनका जो काम है वो क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना. इस डायग्राम में हम देखें तो ये एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट ने बाइंड किया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, रिएक्शन के रिजल्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन गई और एंजाइम जो है वो एज इट इज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि स्पेसिफिसिटी. एंजाइम आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट. एंजाइम की क्वालिटी ये है कि वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, किस रिएक्शन को उन्होंने कैटालाइज करना है, और सेकेंडली जिस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ने बाइंड करना है उसकी नेचर के, यानी जो सबस्ट्रेट की नेचर होगी वही एंजाइम की नेचर होगी, ये आपस में एक दूसरे के कंपेटेबल होंगे. वही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा जिसकी नेचर सिमिलर होगी एंजाइम के साथ. अगर सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ नेचर मैच नहीं करती या उसकी शेप मैच नहीं करती या उसकी जो कंपोजिशन है वो मैच नहीं करेगी तो वो प्रॉपरली जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा. फोर्थ वन है एक्टिव साइट. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस. दिस कैटालिटिक रीजन इज नाउन एज एक्टिव साइट. एंजाइम का काम क्या होता है, कैटालिसिस करवाना. अब जो एंजाइम है ये पूरा कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसका एक स्पेशल रीजन होता है वो इन्वॉल्व होता है और उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट का नाम देते हैं. इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन. इसका रोल या इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने रिकॉग्निशन करनी होती है किसकी, सबस्ट्रेट की. हमने पीछे डिस्कस किया कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और उनकी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए. इसका काम क्या होता है कि उस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना और फिर क्या करना, उसकी बाइंडिंग करवाना किसके साथ, एंजाइम के साथ. और एट लास्ट जब उसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होंगे. देन नेक्स्ट वन है इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स. Enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs.
एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर। जो एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड, यानी सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकता है। सेकेंडली जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स भी कंट्रोल करते हैं। इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स क्या हैं, इनको हम देखते हैं। इनहिबिटर्स का काम क्या है कि रिएक्शन को स्टॉप करवाना। इनहिबिट का मतलब ही ये होता है कि रोकना, रेजिस्ट करना, ठीक है। और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, तो इनका काम है एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करवाना। इस डायग्राम में हम देखें तो ये एक एंजाइम है, तो जब एंजाइम के एक्टिव साइट पे इनहिबिटर्स आके अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो एक्टिव साइट है वो ऑक्युपाइड हो जाएगी, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप होगी, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर्स आके अटैच हो गए हैं और उनका काम क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवा देना। इसके बरक्स अगर सेकंड हम देखें एक्टिवेटर्स, तो किसी भी रिएक्शंस जब एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आके सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिवेटर्स अटैच हो जाएंगे और वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करवा दें। कोफैक्टर्स, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और मेटल आइंस कॉल्ड कोफैक्टर्स। एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और मेटल आइन की जरूरत पड़ती है। उन मेटल्स, आइंस और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर्स का नाम देते हैं। कोफैक्टर्स कैन बी ईदर इनऑर्गेनिक e.g. मेटल आइंस एंड ऑर्गेनिक e.g. फ्लेविन एंड हीम। कोफैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक ही हो सकते हैं जैसा कि मेटल आयंस जिसमें कॉपर, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम वगैरह। सेकेंडली ऑर्गेनिक जिसमें फ्लेविन और हीम ग्रुप वगैरह शामिल हैं। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं उनकी भी दो टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड हो एंजाइम के साथ, उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का नाम देते हैं। इस डायग्राम में हम देखें तो ये एक एंजाइम है और उसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है और ये क्या है, परमानेंटली अटैच होता है और इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इन सेकंड है इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच हो एंजाइम के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोएंजाइम का नाम देते हैं। दे ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स e.g. राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड एक्ट एज अ कोएंजाइम। अब इनका काम क्या होता है कोएंजाइम का, कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहुंचाना। इनकी एग्जांपल में हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो एक्ट करते हैं कोएंजाइम के तौर पे, राइबोफ्लेविन, थायामीन, फोलिक एसिड वगैरह। इस डायग्राम में हम देखें तो एंजाइम है उसके साथ जो कोएंजाइम है वो क्या है, लूजली अटैच है, यानी जब इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को एंजाइम से डिटैच कर लेगा। इसकी एग्जांपल क्या है, NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। Last one is role in metabolic pathways. Several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathways. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the next enzyme. कुछ एंजाइम का रोल होता है मेटाबॉलिक पाथवेज में। मेटाबॉलिक पाथवेज में होता क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस एक चेन या एक साइकिल की फॉर्म में टेक्स प्लेस होते हैं और इन मेटाबॉलिक पाथवेज में जो एंजाइम है वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो किस तरह रोल प्ले करते हैं कि एक जो एंजाइम है जब उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड किया और प्रोडक्ट बनी तो उस प्रोडक्ट को जो दूसरा एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट के तौर पे बाइंड करता है। इसी तरह जब इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड किया तो इसकी जो प्रोडक्ट बनी उसको जो थर्ड एंजाइम होगा वो अपने सबस्ट्रेट के तौर पे अपने साथ बाइंड करवाएगा और एट लास्ट जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी तो एंजाइम्स जो हैं वो अपने आप को दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे। सो इस तरह जो एंजाइम है वो मेटाबॉलिक पाथवेज में अपना रोल प्ले करते हैं।
Enzymes are extensively used in different industries for fast chemical reactions. एंजाइम की ये क्वालिटी है कि वो रिएक्शंस को फास्ट रेट पे प्रोसीड करवाते हैं, सो इसी वजह से इनको डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. Food industry. Enzymes that break starch into simple sugars are used in the production of white bread and buns, etc. ऐसे एंजाइम जो स्टार्च की ब्रेकडाउन करवाते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर्स को, जैसा कि अमाइलेज एंजाइम है, और फिर उनको यूज करवाया जाता है इन द बेकिंग इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस व्हाइट ब्रेड, बन्स, एक्सेट्रा. देन सेकंड है ब्रीविंग इंडस्ट्री. एंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स. द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल. इसी तरह एंजाइम्स जो ब्रेक करवाते हैं स्टार्च को और प्रोटीन्स को, वो यूज किए जाते हैं इन ब्रेविंग इंडस्ट्री में. इन प्रोडक्ट्स को यीस्ट के जरिए बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस अल्कोहल को प्रोड्यूस करवाया जाता है. देन है पेपर इंडस्ट्री. एंजाइम ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग. एंजाइम को पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करवाया जाता है. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसकी विस्कोसिटी को एंजाइम के जरिए, इसकी विस्कोसिटी यानी इसकी थिकनेस को एंजाइम के जरिए कम किया जाता है और ये हेल्पफुल होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर. बायोलॉजिकल डिटर्जेंट. प्रोटीएज एंजाइम आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स. प्रोटीएज एंजाइम को यूज किया जाता है ताकि कपड़ों से जो प्रोटीन के स्टेन्स हैं उनको रिमूव किया जा सके. अमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यू. अमाइलेज एंजाइम है, उनको डिश वॉश में यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ स्टार्च रेजिड्यूज. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. Enzymes are very sensitive to the environment in which they work. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. Enzyme highly sensitive होते हैं to any change in their external environment. अगर कोई भी change आती है इनके external environment में तो ये affect कर सकती है इनकी activity पे या enzyme की chemistry पे या इसकी shape पे. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed next. कुछ जो factors हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो responsible हैं for affecting the rate of enzyme action. उनमें कौन कौन से factors हैं? First of all temperature, then substrate and pH. ये 3 factor हैं जो कि enzyme की rate of action को affect कर सकते हैं कि अगर इनमें कोई changes आए तो enzyme की activity affect हो सकती है. First of all, temperature. Increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reactions, but only to a point. Temperature का direct effect है enzyme के action पे. जैसे temperature को increase किया जाता है वैसे ही जो enzyme की catalytic activity है या enzyme का जो rate of reaction है वो क्या होगा, increase हो जाएगा, लेकिन ये एक certain point तक होता है. Every enzyme works at its maximum rate at a specific temperature called as the optimum temperature for that enzyme. हर enzyme अपने एक specific temperature पे maximum output देता है. उस temperature को हम क्या नाम देते हैं? Optimum temperature का नाम देते हैं. यानी इस temperature पे या इस range पे जो enzyme है वो अपनी maximum output को show करे तो वो optimum temperature कहलाता है. When temperature rises to a certain limit, heat adds in the activation energy and also provide kinetic energy for the reaction, so reactions are accelerated. अब हमने बात की कि जैसे temperature increase होगा वैसे ही rate of reaction increase हो जाएगा. वो होता क्यों है उसको हम देखते हैं कि जैसे ही temperature increase होता है तो जो heat है वो provide करती है activation energy को. एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स टू स्टार्ट अ रिएक्शन, और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर. हमें पता है रिएक्शन जब होता है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है. जैसे ही हीट इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड. सो जिससे होगा क्या कि जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट हो जाएगा. बट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, हीट एनर्जी इंक्रीजेस, द वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट. दिस इज नाउन एज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम.
जो एंजाइम है वो भी एटम से मिलके बने होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही एंजाइम का टेम्परेचर उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा तो जो हीट एनर्जी है वो जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट करवा देगी और जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये भी इंक्रीज होती जाएगी और एट लास्ट जो है जो एटम्स हैं उनकी बॉन्डिंग आपस में टूटना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एंजाइम है उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वो मेंटेन नहीं रह सकेगा एंड दिस स्टेट इज नाउन एज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन अ रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली। तो इससे होगा क्या कि जो एंजाइम का एक्शन है वो स्लो हो सकता है या फिर वो परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि जो एंजाइम है उसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वही मेंटेन नहीं रहा तो वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इस ग्राफ को हम देखें, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन ये कहां तक गया? ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये इंक्रीज होता गया। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस किया इसने तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या हुआ कि हीट प्रोवाइड होती गई, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो एंजाइम है उसकी डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाए और जो ग्राफ है वो हमारा डाउनवर्ड शो होगा, यानी यहाँ पे इस स्टेज पे आके जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्लो होना स्टार्ट होगी और लास्ट पे कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। देन सबस्ट्रेट, if enzyme molecules are available in a reaction, increase in substrate concentration increases the rate of reaction। अगर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। इसको हम एग्जांपल में इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर एक रिएक्शन में 10 एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज किया, एक एंजाइम आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो वो फौरन से जो एंजाइम प्रेजेंट है रिएक्शन में उनके साथ अटैच होते जाएंगे और प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे। इस तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर। लेकिन अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे अगर रिएक्शन में 10 एंजाइम है उसको चेंज ना करें, उसको कांस्टेंट रखें, यानी यहाँ पे 10 एंजाइम है तो यहाँ पे भी 10 एंजाइम रखें और इसके साथ हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएं, तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और अब ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ेगा उसको हम देखते हैं कि व्हेन द एक्टिव साइट्स ऑफ ऑल एंजाइम आर ऑक्युपाइड एट अ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट्स। जब हमने बात की एंजाइम प्रेजेंट है एक रिएक्शन में तो सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे क्या था कि फ्री अवेलेबल जो एक्टिव साइट्स थी वो प्रेजेंट थी तो एंजाइम फौरन से उनके साथ बाइंड होते गए और रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हमने जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया और एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा तो क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे जो फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रिएक्शन पे कोई इफेक्ट है वो नहीं हुआ। और वो इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एक्टिव साइट्स थी तमाम एंजाइम की वो क्या होगी? ऑक्युपाइड हो गई, सबस्ट्रेट ने उनको ऑक्युपाई कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी एक्टिव साइट फ्री नहीं रही, तो रिएक्शन एक कांस्टेंट स्टेट पे आ जाएगा। इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन का नाम देते हैं। This state is called saturation of active sites and the reaction rate does not increase। Saturation का जो लफ्जी मतलब होता है कि गुंजाइश ना होना, यानी यहाँ पे किसी भी किस्म की एक्टिव साइट्स तमाम ऑक्युपाई होंगी जिसकी वजह से फर्दर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं होगी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस ग्राफ को हम देखें,
जैसे ही शुरू में हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई नहीं थी। लेकिन जब हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया और जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, एक स्टेज ऐसी आई जिसमें जो ऑल एक्टिव साइट्स थी वो क्या होगी, ऑक्यूपाइड होगी, यानी उनकी सैचुरेशन हो गई, जिसकी वजह से जो एंजाइम का एक्शन था वो कांस्टेंट हो गया, उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं आई। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स कहते हैं। देन थर्ड फैक्टर है पीएच। पीएच क्या है, द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। All enzyme work at their maximum rate at a narrow range of pH called as the optimum pH. जितने भी एंजाइम हैं वो मैक्सिमम रेट पे वर्क करते हैं एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में, और उस रेंज ऑफ पीएच को जहाँ पे जो एंजाइम है वो मैक्सिमम आउटपुट दें उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। A slight change in this pH causes retardation in enzyme activity or blocks it completely. Every enzyme has its specific optimum pH value. अगर इस pH वैल्यू में जरा सा भी चेंज आ जाए तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रिटार्ड होगी और या फिर वो ब्लॉक हो सकती है। Every enzyme has its specific optimum pH value. हर एंजाइम की स्पेसिफिक pH वैल्यू होती है जिसमें वो इफेक्टिवली काम करता है। For example, pepsin working in stomach is active in acidic medium, low pH, while trypsin working in small intestine shows its activity in alkaline medium, high pH. जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है जो स्टमक में वर्क करता है, अब ये एक्टिव किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में, यानी लो पीएच में, जबकि जो ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है और ये एक्टिव अल्कलाइन मीडियम में होता है, यानी जहाँ पे हाई पीएच होगी। तो अगर इन पेप्सिन की या ट्रिप्सिन में से किसी एंजाइम की पीएच है उसमें चेंज आ जाए तो उसकी जो वर्किंग है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। अब पीएच की चेंज से होता क्या है कि जो अमाइनो एसिड है उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है एक्टिव साइट पे। ठीक है, आयोनाइजेशन से क्या मुराद है कि जो अमाइनो एसिड है वो स्पेशल चार्ज बियर करते हैं एक्टिव साइट पे जो कि अट्रैक्ट करते हैं किसको, सबस्ट्रेट को। अब जब इनकी आयोनाइजेशन यानी इनके चार्ज में कोई चेंजेस आ जाएंगी, यानी अगर पेप्सिन एंजाइम था तो वो उसने एक्ट करना था एसिडिक मीडियम में, तो अगर यहाँ पे हाई पीएच हो गई उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, यानी जो उसके अमाइनो एसिड से एक्टिव साइट पे जिन्होंने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना था वो क्या होंगे, उन पे चार्ज चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी सबस्ट्रेट के साथ और जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो सकती है। इस ग्राफ में हम देखें तो ये एक ऑप्टिमम पीएच है। अब फॉर एग्जांपल अगर पेप्सिन एंजाइम था जिसने एसिडिक मीडियम में काम करना था यानी लो पीएच में, तो वो ऑप्टिमम पीएच पे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ये पेप्सिन बेसिक मीडियम में आ जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी या उसकी एक्टिविटी रिटार्डेड हो जाएगी। नाउ वी मूव टुवर्ड आवर असेसमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ टॉपिक। MCQs, which scientist first used the term enzyme? Option A Wilhelm Cohen, option B Frederick Mister, option C F Sanger या D option James Watson. Second MCQ is it recognizes and binds substrate and then carries out reaction. Option A allosteric site, B active site, C inhibitor site या D none of these. Third MCQ is if organic cofactor are tightly bound to enzyme they are called option A prosthetic group, option B activator group, option C coenzyme या option D chemical group. Enzymes are used in dishwashing to remove resistant starch residues. Option A amylase, option B protease, option C ligase या option D transferase. The state in which all active site of enzyme are blocked and substrate molecules cannot bind further is called denaturation,
ऑप्शन बी सैचुरेशन, सी ऑप्शन एक्टिवेशन, या डी नन ऑफ द अबव। तो ये एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज एक्टिव साइट एंड इट्स रोल, डिफाइन कोफैक्टर। थर्ड वन, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोएंजाइम एंड इट्स फंक्शंस, व्हाट इज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, and then last one is role of amylase and protease in detergent industry। तो ये short questions हैं आपके। long questions, explain the characteristics of enzymes। second long question is write a note on application of enzymes। third long question, explain the factor which affect the rate of enzyme action। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह।